नमस्कार, सुप्रभात मित्रों। आज भारत के एक महान सपूत मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप की जन्म जयंती है और इस अवसर पर आज मैं महाराणा प्रताप को अपनी श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूँ। इसलिए कुछ बातें महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व के विषय में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मित्रों, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ के किले में हुआ था। महाराणा प्रताप मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह द्वितीय और रानी जयवंता बाई के सुपुत्र थे। महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश से संबंध रखते थे। मित्रों, महाराणा प्रताप की गिनती भारतीय इतिहास गगन के उन देदीप्यमान नक्षत्रों में होती है जो काल की परिधि को तोड़कर युगों युगों से अपनी स्वर्णिम आभा विकीर्ण कर रहे हैं। महाराणा उदय सिंह की 18 रानियां थीं, जिनसे उनके कुल 24 पुत्र थे। महाराणा प्रताप की मां रानी जयवंता बाई सबसे बड़ी रानी थी। दुर्भाग्यवश महाराणा प्रताप बड़े होने पर भी राज्य के उत्तराधिकारी नहीं बन पाए थे। राणा उदय सिंह ने अपने छोटे पुत्र जगमल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, किंतु मेवाड़ के जो सामंत थे वो प्रताप के पक्ष में थे, अतः उन्होंने एक हल्का फुल्का विद्रोह किया महाराणा प्रताप के पक्ष में और उन्हें गद्दी पर बिठाया। तो इस तरह से 1572 ईस्वी में महाराणा प्रताप गद्दी पर आए और 1597 ईस्वी तक उन्होंने मेवाड़ के सिंहासन को सुशोभित किया। यह मेवाड़ का बहुत बड़ा सौभाग्य था कि महाराणा प्रताप जैसा शूरवीर, निडर, साहसी और जिद्दी प्रकृति का शासक मेवाड़ का शासक बना और मेवाड़ के ऊपर शासन किया उन्होंने। मित्रों, वो दिन बहुत ही संघर्षपूर्ण दिन थे। संघर्षपूर्ण इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि उस समय अकबर जिसे अकबर महान कहते हैं आप, अकबर अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था और साम्राज्य के विस्तार के लिए उसने अनेक राजपूत राजाओं को अपने राज्य में मिलाने का प्रयास प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि अकबर यह भली भांति जानता था कि जो राजपूत हैं वो भारतीय राजनीति की रीढ़ हैं। दे आर द बैकबोन्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। तो इसलिए उनको अपनी ओर मिलाना बहुत आवश्यक था, उनको अपने साथ मिलाना बहुत आवश्यक था। इसलिए उसने राजपूतों के प्रति एक सुस्पष्ट नीति बनाई और उस नीति के तहत उसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। अकबर एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था और वो ये चाहता था कि आसेतु मतलब हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक उसका एक क्षेत्र पूरे भारत पर अधिकार हो। इसके अलावा राजपूताना पर अधिकार करना इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि राजपूताना एक तरह से दक्षिण में प्रवेश करने का सिंहद्वार था। दक्षिणी राज्यों पर सफलतापूर्वक आधिपत्य स्थापित करने के लिए पहले राजपूताने पर अधिकार करना आवश्यक था। गुजरात के बंदरगाह पर जाने वाले सभी मार्ग राजपूताने से होकर जाया करते थे और उन व्यावसायिक मार्गों के सुचारू रूप से संचालन के लिए भी राजपूताने पर अधिकार करना आवश्यक था। इन सब कारणों से
राजपूताने पर अधिकार करना अकबर के लिए एक तार्किक आवश्यकता बन गई थी और यही कारण था कि अकबर ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। अकबर ने राजपूतों को अपनी ओर मिलाने के लिए प्रारंभ में सौहार्दपूर्ण नीति अपनाई और उसने राजपूत राज्यों को कई श्रेणियों में बांटा। जैसे कुछ राज्य ऐसे थे जिन्होंने बिल्कुल संघर्ष भी नहीं किया, कुछ राज्य ऐसे थे जिन्होंने थोड़े बहुत संघर्ष के बाद अकबर की अधीनता स्वीकार की, और कुछ राज्य ऐसे थे जिन्होंने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो मित्रों, प्रथम श्रेणी में आमेर, बीकानेर, जैसलमेर जैसे राज्य आते हैं जो कि बिना किसी संघर्ष के उन्होंने अपने स्वार्थों के वशीभूत हो करके कि अकबर जैसे महत्वपूर्ण शासक से हमारा संबंध हो जाएगा, उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। इस कड़ी में सबसे पहले 1562 ईस्वी में राजा भगवान दास, राजा भारमल ने, आमेर के राजा भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की और उसने 1562 ईस्वी में अपनी पुत्री का विवाह भी अकबर के साथ कर दिया। तो इस तरह से मुग़लों और राजपूतों के बीच में एक वैवाहिक संबंध का प्रारंभ हुआ। अकबर ने भारमल के पुत्र राजा भगवान दास या भगवंत दास तथा भारमल के पौत्र मानसिंह को अपनी सेना में ले लिया। मानसिंह को राजा की उपाधि दी गई और मानसिंह आगे चल कर के अकबर के सेना नायक भी बने और साथ ही साथ मानसिंह जो थे वो हिंदुओं में सबसे बड़े मनसबदार भी बने और मानसिंह ने बहुत सारी महत्वपूर्ण विजयों में मुग़ल सेनाओं का साथ दिया और अकबर के राज्य विस्तार में, अकबर के साम्राज्य विस्तार में मानसिंह की बहुत बड़ी भूमिका रही। वो चाहे दक्षिण भारत में जाना हो, चाहे उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेशों में जाना हो, चाहे बंगाल जैसे सुदूर प्रदेशों में जाना हो, गुजरात का अभियान हो, प्रायः हर जगह राजा मानसिंह ने अकबर का साथ दिया। तो मित्रों, राज्य का आश्रय पा करके आमेर जैसा जो एक छोटा सा राज्य था, जो कछवाहा राजपूत ये लोग कहे जाते हैं, कछवाहा राजपूतों का राज्य था, तो एक छोटा सा राज्य जो है एक महत्वपूर्ण राज्य बन गया। क्यों? क्योंकि ये अकबर की ससुराल हो गई और इस तरह से राजपूताने की राजनीति में इसका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान बन गया। मित्रों, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आगे आप देखेंगे कि राणा प्रताप से वार्तालाप में मानसिंह और भगवंत दास, इन दोनों का उपयोग अकबर ने किया था और यहाँ तक कि जब आगे चल के राणा प्रताप के साथ लड़ाई हुई तो लड़ाई में भी जो है इन आमेर ने और दूसरे राज्यों ने अकबर का साथ दिया। यद्यपि कि राजपूत ही राजपूत से लड़ रहे थे, उनके मन में दुविधा भी थी, फिर भी उन्होंने मजबूरी के वशीभूत होकर के अकबर का साथ दिया। मित्रों, तो दूसरी श्रेणी के राज्यों में ओरछा, बांसवाला, बूंदी, जोधपुर, कालिंजर जैसे राज्य आते थे जिन्होंने थोड़ा बहुत संघर्ष किया। थोड़ा बहुत संघर्ष करके उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। सबसे ज़्यादा जो संघर्ष किया वो बूंदी के हाड़ा राजाओं ने किया। उन्होंने अकबर के समक्ष जो है वो अपनी कुछ मांगें रखी। उन्होंने ये कहा कि मुग़ल हरम में बूंदी से डोला नहीं जाएगा। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि उन लोगों को जजिया से छूट मिलेगी। तीसरी बात उन्होंने ये कहा कि दीवाने आम में उन्हें हथियार के साथ जाने की छूट होगी। चौथी बात उन्होंने कही कि उनके घोड़े दागे नहीं जाएंगे तथा पांचवी बात उन्होंने कही कि शहर की सड़कों पर उन्हें नक्कारे बजाने की छूट होगी। अकबर ने इन सब मांगों को स्वीकार कर लिया और बूंदी पर भी उसका अधिकार हो गया। यह अकबर की एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक विजय थी। मित्रों, यहाँ से मध्यकालीन इतिहास में मुग़ल राजपूत संबंधों में एक नए अध्याय का प्रारंभ होता है। अब इतिहास के इस रंगमंच पर महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा और वीर शासक का प्रवेश होता है। तो मित्रों, मैं तीसरी श्रेणी के राज्य की बात कर रहा था। तीसरी श्रेणी
के अंतर्गत आने वाला राज्य मेवाड़ था। अकबर का राजपूताने पर प्रभुत्व बढ़ गया था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि काफ़ी राज्यों पे उसका अधिकार हो गया था, बहुत सारे राज्यों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो खास करके अभी मैंने जो आपको बताया कि बूंदी के राजाओं ने अकबर के समक्ष कुछ शर्तें रखी थी और अकबर ने उन शर्तों को मान लिया था। उसके बाद बूंदी के राजाओं ने चूँकि अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। बूंदी का जो किला था वो भी बहुत मजबूत था, कहा जाता था कि वह अवैध किला है। तो इसलिए अकबर की राजपूताने में जो प्रतिष्ठा थी वो बहुत बढ़ गई थी। तो अकबर ने मेवाड़ को अपने अधीन करना समझा, क्योंकि मेवाड़ एक ऐसा राज्य था जिसने अकबर की अधीनता मानने से साफ साफ इनकार कर दिया था। महाराणा प्रताप को बहुत मनाने की कोशिश की गई लेकिन वो नहीं माने। मेवाड़ के ही अधीन जो है वो चित्तौड़गढ़ का किला था, जो कि अवैध किला था। और चित्तौड़ के किले पर प्रारंभ से ही अकबर की नज़र लगी हुई थी, प्रारंभ से ही वो अकबर की आंखों में खटक रहा था। अकबर ने चित्तौड़ के किले पर सबसे पहले 1567 ईस्वी में आक्रमण किया। इस समय मेवाड़ राणा उदय सिंह के अधीन था, जो चित्तौड़ दुर्ग जयमल राठौर के अधीन छोड़ करके वहाँ से चला गया। मित्रों, बहुत सारे इतिहासकार ऐसे हैं जो विदेशी इतिहासकार हैं। विदेशी इतिहासकार जैसे कर्नल टाड हैं, बी ए स्मिथ हैं, लॉरेंस हैं। तो इन लोगों ने राणा उदय सिंह की छवि एक डरपोक राजपूत शासक के रूप में बनाने की भरपूर कोशिश की है। उनका ये कहना था कि राणा उदय सिंह जो थे वो डर करके चित्तौड़ छोड़ के जयमल के अधीन चले गए, लेकिन ऐसा नहीं था। राणा उदय सिंह जो है वो एक सोची समझी रणनीति के तहत जयमल के अधीन उस दुर्ग को छोड़ के गए थे, जिससे कि आगे चल कर के वो, चूँकि मुग़लों का आक्रमण हो चुका था, तो आगे चल कर के वो अपने आप को व्यवस्थित कर सकें और आगे की योजनाएं बना सकें। तो चित्तौड़ का यह घेरा लगभग 1 साल तक चला। दुर्भाग्यवश जयमल की मृत्यु हो गई। जयमल की मृत्यु के पहले मुग़लों ने 1000 कोशिश की, लेकिन वो दुर्ग को अपने अधीन नहीं कर पाए थे। लेकिन एक दिन जयमल को एक गोली लग गई जिससे उसकी मृत्यु हो गई, और इस तरह से वो दुर्ग चित्तौड़ का अकबर के अधीन हो गया, जो कि अकबर की एक बहुत बड़ी विजय थी। बहुत सारे इतिहासकारों ने इस विजय को बड़ा महत्व दिया है और महत्व देते हुए कहा है कि इस विजय का प्रभाव जो है अन्य राजपूत राजाओं पर भी पड़ा। चूँकि जब चित्तौड़ का पतन हुआ, तो चित्तौड़ का पतन होने के बाद ही 1570 ईस्वी में नागौर की सभा में बहुत सारे राजपूत राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। किंतु चित्तौड़ निकलने पर भी मेवाड़ के राजपूत हतोत्साहित नहीं हुए। राणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद जब 1572 ईस्वी में महाराणा प्रताप का सिंहासनारोहण हुआ, तब एक बार फिर से मेवाड़ में जैसे एक नई जान आ गई। यह मेवाड़ का सौभाग्य था। मैंने पहले भी कहा कि महाराणा प्रताप को गद्दी पर वहाँ के सामंतों ने बिठाया और उन्होंने कुंभलगढ़ को अपनी राजधानी बना करके नए सिरे से अकबर के विरुद्ध सैन्य संचालन किया। महाराणा प्रताप एवं अकबर का संघर्ष मध्यकालीन भारतीय इतिहास के भीषणतम संघर्षों में से एक है। इसके बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं। बहुत सारे इतिहासकारों ने इतिहास के पन्ने भर दिए हैं लिख लिख करके। तमाम उस समय के जो समकालीन इतिहास थे, वो चाहे अबुल फजल हो, चाहे मुतमाद खां हो, चाहे अब्दुल कादर बदायूनी हो, ऐसे बहुत सारे इतिहासकारों ने बहुत सारी बातें इस युद्ध के महाराणा प्रताप और अकबर के संघर्ष के बारे में लिखी हैं। और ज़्यादातर, जैसे कि आप जानते हैं कि चूँकि वो सब दरबारी इतिहासकार थे, इसलिए उन्होंने जो बातें लिखी हैं वो सारी बातें उन्होंने अकबर के ही पक्ष में लिखी हैं। फ़िलहाल हम आते हैं अकबर और राणा प्रताप के संघर्ष पर। मित्रों,
अकबर ने यहाँ भी प्रारंभ में वार्तालाप वगैरह की नीति अपनाई। उसने 1572 ईस्वी में जलाल खां कोरची नामक अपने एक राजदरबारी को भेजा महाराणा प्रताप के पास, क्योंकि ये बहुत ही वाक्पटु व्यक्ति था, अकबर का बड़ा विश्वस्त व्यक्ति था और बहुत ही चतुर था, वार्तालाप करने में बहुत चतुर था, अपने बातों से लोगों को अपनी ओर मोड़ लेता था। किंतु जलाल खां और महाराणा प्रताप के बीच जो वार्तालाप हुई वो सफल नहीं हुई। महाराणा प्रताप एक देशभक्त थे और वो बिल्कुल भी किसी भी प्रलोभन में आने वाले नहीं थे। वो अपने प्राण से बिल्कुल भी टस से मस नहीं हुए। उन्होंने ये कह दिया कि मेवाड़ समर्पण नहीं करेगा तो नहीं करेगा। मित्रों, उसके बाद अकबर ने दूसरी नीति अपनाई। उन्होंने ये सोचा कि लोहे को लोहे से ही काटा जाए, इसलिए उन्होंने राजपूतों का सहयोग लिया अकबर ने, और राजा मान सिंह को 1572 ईस्वी में भेजा गया। उस समय राजा मान सिंह का शिविर अहमदाबाद में लगा हुआ था, वहाँ से वो आए, लेकिन उनसे जो बातचीत हुई वो बातचीत भी उन्होंने काफ़ी कोशिश की मनाने की महाराणा प्रताप को, लेकिन ये बातचीत असफल हो गई। और तो जून 1573 ईस्वी में मान सिंह अकबर के पास अपनी असफलता का समाचार लेके पहुँचे। नतीजा यह हुआ कि अकबर ने अभी भी हिम्मत नहीं हारी थी। उसने भगवंत दास और राजा टोडरमल की सेवाएं ली। उन्हें वार्तालाप के लिए मेवाड़ भेजा गया, लेकिन वो लोग भी महाराणा प्रताप को मनाने में सफल नहीं हुए। मित्रों, यहाँ एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप अबुल फजल मुतमईद खां और अब्दुल कादर बदायूनी का इतिहास पढ़ें तो उस समय जो के इतिहास में उनकी पुस्तकों में जो बातें लिखी गई हैं वो अकबर के पक्ष में लिखी गई हैं। तरह तरह से महाराणा प्रताप के गौरव को कम करने का प्रयास किया गया है। उनकी शूरवीरता और उनकी निडरता का जो वर्णन होना चाहिए वैसा वर्णन उन पुस्तकों में नहीं है। उनमें ये कहा गया है कि बड़े आदर के साथ राणा प्रताप ने उनको बिठाया, उनका स्वागत किया, अकबर के द्वारा भेजी गई खिलत को स्वीकार किया, लेकिन बाद में उन्होंने किसी तरह से बहानेबाजी की और बहानेबाजी करके मना कर दिया। नतीजा यह हुआ कि मान सिंह नाराज़ हो गए, नाराज़ होकर के वापस लौट गए। इस तरह की बातें जो है उन्होंने लिखी हैं, लेकिन वास्तव में सच ये नहीं है। सच ये है कि राणा को उनके निश्चय से कोई डिगा नहीं पाया। अतः मित्रों, अब वो घड़ी आ गई जब महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में संघर्ष होना निश्चित हो गया। तो अकबर ने यह निश्चित कर लिया अब कि महाराणा प्रताप के साथ वार्तालाप अब पूरी तरह से असफल हो चुका है और युद्ध ही एकमात्र ऐसा रास्ता बचा है जिससे कि मेवाड़ को अपने अधीन किया जा सकता है या राणा को उनके निश्चय से डिगाया जा सकता है, झुकाया जा सकता है। तो मित्रों, अंत में 18 जून 1576 ईस्वी को राणा प्रताप और मुग़ल सेनाओं के बीच संघर्ष प्रारंभ हो गया। यह संघर्ष हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कि मध्यकालीन इतिहास के भीषणतम संघर्षों में से एक है। मुग़ल और मेवाड़ की सेनाओं की संख्या के बारे में तरह तरह के भ्रम हैं। मेवाड़ की ख्यातों में मिलता है कि मान सिंह की सेना 80,000 और महाराणा प्रताप की सेना में 20,000 सवार थे। नैणसी के अनुसार मान सिंह की ओर से 40,000 और महाराणा प्रताप की तरफ से 9-10 हज़ार सैनिक मैदान में उतरे थे। और कर्नल टाड कहता है कि राणा 22,000 राजपूतों को लेकर मैदान में उतरे, जिसमें से केवल 8,000 जीवित लौट सके। शेष 14,000 वीरगति को प्राप्त हो गए। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव, जिन्होंने अकबर पर 3 भागों में बड़ी अच्छी पुस्तक लिखी है, उनका ये कहना है कि ये सारी संख्याएं अतिशयोक्तिपूर्ण हैं और उन्होंने एक कहावत का उल्लेख किया है कि चतुर चौगुना मूर्ख 10 गुना। तो बदायूनी और उसके समकालीन मुस्लिम इतिहासकार मान सिंह
की सेना की संख्या 5,000 बताते हैं केवल, जिसमें से अधिकतर मध्य एशिया के उज़्बेक, कजाक, बदख्शी, बाराह, सैयद, शेखजादा इत्यादि थे। कुछ भारतीय मुसलमान और राजपूत भी थे, अधिकांश तो कछवाहा ही थे, चूँकि मान सिंह के नेतृत्व में सेना गई थी। तो राणा के साथ केवल 3,000 सवार थे, उनके साथ कई सौ भील थे, जिसका उल्लेख बदायूनी ने नहीं किया। तो इस तरह से भील वगैरह जो थे वो पहाड़ी युद्ध में बड़े पटु होते थे। उन लोगों को राणा ने अपने साथ कर रखा था, लेकिन उनका जिक्र बहुत सारे लोगों ने नहीं किया। उसके अलावा मुग़लों के पास तोपखाने भी थी, तोपें वगैरह भी थीं, लेकिन राणा प्रताप के पास कोई तोपखाना नहीं था। उनकी सेना के मुख्य हथियार क्या थे? उनका हथियार यही था, भाला, तलवार, तीर, धनुष, लाठी, डंडा, इन्हीं से वो लड़ रहे थे। तो दोनों सेनाओं का कोई मुकाबला नहीं था। एक तरफ तो अकबर की सेना थी जो पूरी तरह से तरह तरह के हथियारों से, आग्नेयास्त्रों से, धनुष के अलावा बंदूकों से, तोपों से सुसज्जित थी। दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के सैनिक थे जो केवल तीर, तलवार और भाले से लड़ रहे थे। तो मित्रों, दोनों पक्षों की सैन्य शक्ति कितनी थी इस विषय में मतभेद हैं, किंतु राणा प्रताप की सैन्य शक्ति मुग़लों की तुलना में कम थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। यद्यपि राणा प्रताप पराजित हुए, किंतु उन्होंने मुग़लों के छक्के छुड़ा दिए। मित्रों, हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन अधूरा रह जाएगा यदि हम राणा प्रताप के महावीर झाला सरदार का उल्लेख न करें। झाला सरदार का नाम आप सब लोगों ने अवश्य ही सुना होगा, पढ़ा होगा। बचपन में भी पुस्तकों में झाला सरदार पढ़ाया जाता था। राणा प्रताप के सारे संसाधन खत्म हो गए थे और उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। पाई पाई को मोहताज हो गए थे लड़ते लड़ते। फिर भी उनका उत्साह मंद नहीं पड़ा था। ऐसे कठिन समय में, ऐसे विपरीत समय में झाला सरदार ने अपनी सारी संपत्ति राणा प्रताप को सौंप दी और साथ ही साथ झाला सरदार जो था वो जब राणा प्रताप घिर गए थे पूरी तरह से, हल्दी घाटी में चारों तरफ से जो है वो घिर गए थे और ऐसा लग रहा था कि राणा प्रताप जो है वो मारे जाएंगे युद्ध में, तो इस वीर झाला सरदार ने राणा का मुकुट स्वयं पहन लिया और दुश्मनों ने ये समझा कि वो राणा प्रताप हैं और राणा प्रताप को रण क्षेत्र से निकलने में उसने मदद की। राणा प्रताप आसानी से रण क्षेत्र से बाहर आ गए और मुग़ल उस वीर झाला सरदार के ऊपर टूट पड़े, जिससे कि वो वीर गति को प्राप्त हो गया। तो मित्रों, हल्दी घाटी का युद्ध एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध था और इस युद्ध में राणा प्रताप बुरी तरह से टूट गए। उनके सारे संसाधन नष्ट हो गए, सब कुछ नष्ट हो गए और उनकी शक्ति क्षीण हो गई और यहाँ तक कि उनको अरावली की दुर्गम पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी। फिर भी एक बात जो विशेष रूप से यहाँ देखने योग्य है वो ये कि चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आई हों, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ हों, चाहे कितनी भी विपत्तियाँ आई हों, लेकिन राणा प्रताप के उत्साह में कोई कमी नहीं आई और वो जब तक जीवित रहे तब तक वो अकबर से टक्कर लेते रहे। मित्रों, अकबर ने 1578 ईस्वी में दो बार, एक बार अप्रैल में और एक बार दिसंबर में अपनी सेनाएं राणा प्रताप के विरुद्ध भेजी शाहबाज खां की अधीनता में। इनको थोड़ी बहुत विजय मिली, लेकिन ये राणा प्रताप को पूरी तरह से पराजित करने में सफल नहीं हुए और अंततः इनको वापस लौट जाना पड़ा। न तो जो भी सेनाएं आईं, न तो वो राणा प्रताप को पराजित कर पाए, न ही वो राणा प्रताप को कैद कर पाए और न ही राणा प्रताप को मौत के घाट उतार पाए। तो इस तरह से मित्रों, राणा की जो सैन्य पद्धति थी
उसमें अंतर आ गया था। राणा प्रताप के पास कुछ भी धन वगैरह शेष नहीं बचा था। ऐसे समय में उनके मंत्री भामाशाह ने उनकी मदद की और उनको धन उपलब्ध कराया। उन्होंने फिर से अपनी सेनाओं का संगठन किया धीरे धीरे, और इस तरह से राणा और अकबर में 1585 ईस्वी तक छुटपुट संघर्ष चलता रहा, लेकिन कोई वास्तविक परिणाम सामने नहीं आया। 1585 ईस्वी के बाद मित्रों, अकबर चूँकि एक साम्राज्यवादी शासक था, वो साम्राज्य के अन्य हिस्सों में भी अपने साम्राज्य के विस्तार में लगा हुआ था। दक्षिण भारत की तरफ उसने अपनी दृष्टि लगा दी थी और वो अहमदनगर वगैरह पर आक्रमण करने में व्यस्त हो गया। उसके अलावा उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेशों में भी संघर्ष चल रहा था, तो इसलिए उधर भी उसका ध्यान चला गया था। फिर सुदूर बंगाल वगैरह की तरफ विद्रोह होते रहते थे, तो वहाँ भी उसको ध्यान देना था। कहने का मतलब कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि अकबर राज्य के दूसरे हिस्सों में काफ़ी व्यस्त हो गया था, और इस परिस्थिति का फ़ायदा उठा करके राणा प्रताप ने धीरे धीरे अपने काफ़ी इलाके जो उन्होंने खोए थे उस पर उन्होंने फिर से अधिकार कर लिया। तो इस तरह से जो है ये कहा जाए कि राणा प्रताप और अकबर का जो संघर्ष था वो राणा प्रताप के जीवन पर्यंत चलता रहा। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, न कभी उन्होंने घुटने टेके, न कभी उनके उत्साह में कमी आई, न कभी उनके निडरता में कमी आई। 1597 ईस्वी तक जब तक उन्होंने राज्य किया तो उन्होंने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया। वो भारत के महान शूरवीरों में से एक थे। मित्रों, बहुत बढ़िया वर्णन जो है, कभी अगर आपको मौका लगे तो आप श्याम नारायण पांडे की हल्दी घाटी आप पढ़िए। आपने चेतक के बारे में तो पढ़ा ही होगा, रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े का पर गया हवा से पाला था। आप उस पूरी किताब को पढ़िए, इंटरनेट पर भी उपलब्ध है। इस कुंभलगढ़ में जब राणा प्रताप अपना युद्ध कर रहे थे अकबर के साथ, तो बहुत अच्छा बड़ा सजीव वर्णन उन्होंने किया है कि जय पाकर फिर कुंभलगढ़ पर राणा का झंडा फहर उठा, वह चपल लगा देने ताड़न, अरि का सिंहासन ठहर उठा। तो मित्रों, बहुत सारे इतिहासकार राणा प्रताप और अकबर के संघर्ष को हिंदुत्व और इस्लाम का संघर्ष करार देने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। हिंदुत्व और इस्लाम का संघर्ष नहीं था ये संघर्ष था महाराणा प्रताप के गरिमा का, महाराणा प्रताप के शौर्य का। अकबर जैसे महान मुग़ल शासक के साथ, अपने से कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली शासक के साथ राणा प्रताप के संघर्ष का ये प्रतीक था। डॉक्टर राम प्रसाद त्रिपाठी पूरी तरह से असहमत हैं कि ये हिंदुत्व और इस्लाम का संघर्ष था। उनका ये कहना है कि यह संघर्ष केवल मेवाड़ और दिल्ली के शासकों के बीच था और कुछ नहीं, इसके अलावा और कुछ नहीं था। यदि मेवाड़ किसी मुसलमान शासक के द्वारा शासित होता तब भी अकबर उसके साथ यही व्यवहार करता। इस तरह का तर्क डॉक्टर राम प्रसाद त्रिपाठी देते हैं कि अगर मेवाड़ में कोई मुस्लिम शासक होता तो भी अकबर उस पर आक्रमण करता ही, क्योंकि वह साम्राज्यवादी नीति अपना रहा था। फिलहाल ये एक बहस का विषय है, क्योंकि मुस्लिम शासकों में और राजपूत शासकों में बहुत अंतर है, और अगर ईमानदारी से विचार किया जाए तो राजपूतों की जो विचारधारा थी, राजपूतों की जो रणनीति थी और राजपूतों के प्रति जो व्यवहार था अकबर का, वो मुस्लिम शासकों से बिल्कुल ही अलग था। तो खैर, इस पर कभी फिर चर्चा की जाएगी। तो लंबे संघर्ष के औचित्य के बारे में भी इतिहासकारों में मतभेद है। कर्नल टाड ने राणा प्रताप की प्रशंसा की है। वो ये कहते हैं कि राणा का अदम्य साहस प्रशंसनीय है कि उन्होंने अपने राज्य को तुर्कों के हाथ में नहीं पड़ने दिया। लेकिन
डॉक्टर GN शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, जो कि राजस्थान के इतिहासकार हैं, उनका ये कहना है कि यदि राणा प्रताप ने मुग़लों की अधीनता स्वीकार कर ली होती तो शायद राजपूताने के अन्य राज्यों की तरह उनका राज्य भी युद्ध की विभीषिका से बच जाता। लेकिन मित्रों, यहाँ इस तरह के विवाद में हमें नहीं पड़ना है, क्योंकि ऐसी विवादास्पद दशा में एक निष्पक्ष राय कायम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमें केवल इतना समझना चाहिए कि राजपूत अपने स्वाभिमान के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकते थे। अगर हम इस संघर्ष को आधुनिक दृष्टि से देखेंगे, आधुनिक चश्मे से देखेंगे, तब राणा प्रताप को हम दोषी ही पाएंगे। किंतु मध्य युग के किसी व्यक्ति के कृतित्व की आधुनिक दृष्टि से परीक्षा करना कतई उचित नहीं है, बिल्कुल भी उचित नहीं है, खास करके राणा प्रताप जैसे राजपूत शासक के लिए, क्योंकि वो राणा प्रताप जो थे वो राजपूतों की आन बान और शान के प्रतीक थे। इसलिए हम राणा प्रताप को दोषी नहीं ठहरा सकते। और क्यों राणा प्रताप, जिनके अंदर दम नहीं था, जिनके अंदर जो कमज़ोर थे भीतर से, जो डरपोक थे, जो कायर थे, ऐसे शासकों ने अकबर के समक्ष आत्मसमर्पण किया, उनके साथ अपनी बेटियों का विवाह किया। आखिर इस तरह से इतिहासकार क्यों नहीं सोचते हैं? ये कह देना कि अगर राणा ने मुग़लों की अधीनता मान ली होती तो उनका राज्य युद्ध की विभीषिका से बच जाता, ये कौन सा तर्क है? कम से कम मेरे गले ये तर्क नहीं उतरता मित्रों। जो सत्य बात है वो कहने की इतिहासकारों में हिम्मत होनी चाहिए। ये ठीक है, ऐसा नहीं है कि अकबर बुरा व्यक्ति था, अकबर बुरा व्यक्ति नहीं था। अगर बुरा व्यक्ति होता तो उसको महान क्यों कहा जाता? लेकिन उसकी महानता को बढ़ा चढ़ा कर बताने के चक्कर में महाराणा प्रताप की महानता में कमी करना ये कतई उचित नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप भारतीय शौर्य की प्रतिमूर्ति थे और उनका नाम भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों पर लिखा जाएगा। तो इस तरह से मित्रों, अंत में मैं अपनी बात समाप्त करूंगा श्याम नारायण पांडे के ही शब्दों में 4 पंक्तियों के साथ कि राणा सदृश तू शक्ति दे, जननी चरण अनुरक्ति दे, यह देश सेवा के लिए झाला सदृश ही भक्ति दे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आपने ध्यान से सुना। अगर आपको पसंद आया हो तो आप भी आज के दिन कम से कम महाराणा प्रताप को याद कीजिए, उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।